हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटी एनसीईआरटी, एंड क्लास 6 7 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 विच इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग लॉज। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। देखिए, आप सभी को लॉज का बेसिक आइडिया तो होता ही है। जैसे कि आपको पता है कि एज ऑफ मैरिज कितनी है, आपको ये भी पता है कि किस एज का बंदा वोट दे सकता है, तो ये सब आपको पता है। अब देखिए, इन सब के लिए कुछ कुछ लॉज बनाए जाते हैं जिनमें ये सब प्रोविजंस मेंशन किए होते हैं। जैसे कि वोटिंग एज, ये पहले 21 ईयर्स ऑफ एज थी, अब ये हो गई 18 ईयर्स। और ये कहाँ पे किया गया है? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। ठीक है, तो ये इसका एक्ट है। सिमिलरली जो एज ऑफ मैरिज है, ये बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स है एंड गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स ऑफ एज है। ये कहाँ पे मेंशन किया गया है? इसका एक्ट है चाइल्ड मैरिज एज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929। इसका अमेंडमेंट है 1978 का। ठीक है, तो इसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया है। तो बेसिकली काफ़ी सारे लॉज बनाए जाते हैं, लॉज में कुछ प्रोविजंस होते हैं। आपको मान लो प्रॉपर्टी परचेज करनी है, उसको सेल करना है, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक लॉज वगैरह होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ये लॉ कौन बनाता है? तो देखिए, हमने देखा था कि पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ को बनाना। सिमिलरली जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है वो भी लॉ बनाती है। आर्टिकल 246, इसमें बेसिकली सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है। तो कुछ सब्जेक्ट पार्लियामेंट के पास हैं, कुछ सब्जेक्ट स्टेट के पास हैं, तो वो लॉज बना सकते हैं। अब देखिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या चीज़ हम लोग समझने वाले हैं कि क्या ये जो लॉ बनते हैं ये सब पे इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, नंबर 1। दूसरा, ये बनते किस तरह से हैं? कोई नया लॉ अगर बनना है तो उसकी शुरुआत किस तरह से होती है? और थर्ड है कि अगर कोई अनपॉपुलर या फिर कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ है तो उसके बारे में क्या चीज़ हमें जाननी चाहिए। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। बढ़े आगे, चलिए। तो देखिए, सबसे पहला सब टॉपिक है डू लॉज अप्लाई टू ऑल। देखिए, एक बार पार्लियामेंट ने या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया, कोई एक्ट बना दिया, तो क्या वो लॉ हर बंदे पे, हर सिटीजन पे इक्वली एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, मान लो कि आईएएस हैं या फिर आईपीएस हैं, हेल्प्स हिज सन गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज बीन गिवन 10 ईयर जेल सेंटेंस। उनका जो बेटा है उसको 10 साल की सजा सुना दी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने, और उसके बाद वो जो बेटा है वो मिल ही नहीं रहा, वो गायब हो गया। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसने हेल्प की है उनकी। तो डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शन वर राइट? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो एक्शन था गवर्नमेंट ऑफिशियल का, क्या वो सही था? क्या वो एग्जेम्प्टेड हैं? क्या उनके जो बेटे हैं, जो सन है, क्या उन पे लॉ अप्लाई नहीं होता है क्या? ये बात यहाँ पे पूछी जा रही है। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, उनका जो एक्शन है वो गलत है, क्लियर कट वायलेशन है लॉ का। क्योंकि इंडिया में क्या है? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन है। क्या है? रूल ऑफ लॉ है। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि रूल ऑफ लॉ ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, दे वर एग्रीड दैट देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर का जो यूज होगा वो आर्बिट्रेरी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो अपनी मर्जी से, विम से कोई भी डिसीजन नहीं लेगी। कोई लॉ होगा, आपको लॉ को फॉलो करना है। देयरफॉर सेवरल प्रोविजंस डाले गए हमारे संविधान में दैट वुड स्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन जो है वो स्टेब्लिश किया गया है।
इसका सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग क्या है? ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया दे आर इक्वल बिफोर द लॉ। मतलब क्या हुआ? आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका स्टेटस क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लॉ बन गया वो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप अपर कास्ट हो कि लोअर कास्ट हो, आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप रिच हो, आप पुअर हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगा। जो लॉ बन गया, जो एक्ट बन गया, वो सब पे इक्वली एप्लीकेबल होगा। नो वन कैन बी अबव द लॉ। लॉ से बड़ा कोई भी नहीं है। लॉ के सामने, लॉ की नज़रों में या फिर कानून की नज़रों में सब लोग बराबर हैं, सब लोग समान हैं। नीदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिसकी बात कही गई थी, नॉर अ वेल्दी पर्सन, नॉर इवन द प्रेसिडेंट, सबके लिए सेम चीज है, सब पे इक्वली एप्लीकेबल होगा। बट देखिए, ये तो किताबी ज्ञान है, बट रियलिटी कुछ और होती है, ये आप भी जानते हैं। एंड जहाँ तक प्रेसिडेंट गवर्नर की बात है, कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बट अगर देखा जाए तो इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। एंड इसको क्या बोलते हैं? विधि का शासन। इसका मतलब क्या होता है कि ऑल पीपल दे आर इक्वल एंड नो वन इज अबव द लॉ। लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून की नज़रों में सब बराबर हैं, और जो कानून है वो सब पे इक्वली एप्लीकेबल होगा। अब देखिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझेंगे, और इसके लिए हम चलते हैं एवी डाइसी के पास, जो कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट हैं। क्या है? एक ब्रिटिश जूरिस्ट हैं, और इन्होंने इसको प्रोपाउंड किया था, इस थ्योरी को, रूल ऑफ लॉ। और इसके मेनली 3 एलिमेंट होते हैं, मेनली इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट क्या है? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। मतलब नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीच ऑफ लॉ। देखिए, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है, तो उसके मन में जो आएगा वो काम नहीं कर सकती है। वो क्या कर सकती है? अगर किसी ने कोई लॉ ब्रीच किया है, तो उस लॉ में जो पनिशमेंट दी गई है वो आपको दी जा सकती है, उससे ज़्यादा पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है? तो लॉ के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होगा। क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे। सेकंड पॉइंट क्या है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड थर्ड क्या है? द प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो सुप्रीम है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स। समय समय पर जो जुडिशरी है वो राइट्स दे रही है। ठीक है? वो राइट्स दे रही है, और वो जो राइट्स हैं उनकी वजह से संविधान बना है। ये उनका थर्ड पॉइंट है। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन में आपको दिखेगा, वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, जबकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। हमारे यहाँ पे जो राइट्स हैं उनका सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि ब्रिटेन में क्या कहा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका सोर्स क्या है? इंडिविजुअल राइट्स। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? तो ये होता है रूल ऑफ लॉ। अब फिर से चलते हैं एनसीईआरटी पे। देखिए, इसमें क्या कहा गया है? एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज ए स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज प्रोसेस। देखिए, कोई भी क्राइम आपने किया है, कोई भी लॉ वायलेट किया है, तो उसमें क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो स्पेसिफिकली मेंशन की गई है, और उसका प्रोसेस भी क्या होगा यह भी मेंशन किया गया है। इसका मतलब क्या है? किसी भी तरह की आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी। आपके मन में जो आ रहा है आप वैसा काम नहीं करेंगे। आपको स्पेसिफिक पनिशमेंट को फॉलो करना है, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। अब देखिए, ये जो बात आ रही है कि पनिशमेंट एंड प्रोसेस, तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, और इसके लिए आपको समझना होगा आईपीसी। इसको क्या बोलते हैं? इंडियन पीनल कोड 1860। हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय दंड संहिता, या फिर विधान भी इसको बोलते हैं, या फिर विधान। और इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ताज ए रात
ए हिंद, ये इसको बोलते हैं उर्दू में, थोड़ा बहुत लिखने में गड़बड़ हो सकती है, बट ताज रात हिंद आपने अक्सर पुरानी मूवी में सुना होगा। जब कोई जज सजा सुनाता है तो ताज रात हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा हो रही है। तो ये ताज रात हिंद क्या है, बेसिकली आईपीसी की बात यहां पे हो रही है, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा है सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये इसका ईयर कौन सा है, 1973। तो ये बेसिकली क्या है, ये प्रोसीजर है और ये इंडियन पिनल कोड है। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है, वहां पे बात थी कि स्पेसिफिक पनिशमेंट और प्रोसेस है, तो इसलिए ये एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है। देखिए जो आईपीसी है वो क्या करता है, आईपीसी एक तो जो क्राइम है, जो ऑफेंस है, उसको डिफाइन करता है। आपको पता तो होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी पनिशेबल है, तो वो सब डेफिनेशन यहां पे दी गई है। साथ ही साथ इसकी पनिशमेंट कितनी हो सकती है वो यहां पे दी हुई है, मतलब कितने साल की कैद आपको हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, कितना फाइन आपको देना होगा, ये सब यहां पे मेंशन किया गया है, ठीक है। पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है, ऑफेंस को डिफाइन किया गया है एंड पनिशमेंट को यहां पे बताया गया है, ठीक है। पनिशमेंट को यहां पे बताया गया है। अब देखिए इसका प्रोसेस क्या होगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा, ये पूरा जो प्रोसीजर है ये बताया गया है सीआरपीसी में। मतलब गिरफ्तारी किस तरह से होगी, मेडिकल कब होना चाहिए, ठीक है, अरेस्ट कब होगी, बेल किस तरह से मिल सकती है, ट्रायल किस तरह से होगा, तो ये जितनी भी प्रोसीजर्स हैं ये सब मेंशन किए गए सीआरपीसी में, ठीक है। तो आपको इनको फॉलो करना है, आपको आईपीसी को फॉलो करना है, आपको सीआरपीसी को फॉलो करना है। जहां तक सीआरपीसी की बात है, ये काम करता है क्रिमिनल मैटर्स में, तो जो सिविल मैटर्स है वहां पे सीपीसी है, ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड है, ये कब का है, 1908 का है, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जांपल्स हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो आर्बिट्रेरीनेस है इसको मना किया गया है, इसको प्रोहिबिट किया गया है, इसको प्रिवेंट किया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या हम शुरुआत से ही ऐसे थे, नहीं, बिल्कुल नहीं थे। आपने पढ़ा होगा एंशिएंट इंडिया में, वहां पे क्या था, वहां पे आपके बैकग्राउंड को देख के आपको पनिशमेंट मिलती थी। जैसे कि अगर कोई क्राइम ब्राह्मण ने किया है तो उसको क्या बोलेंगे कि आप क्या करो, वेद पढ़ लो, आपको सजा मिल गई। लेकिन अगर वही क्राइम किसी सो कॉल्ड लोअर कास्ट ने किया है, दलित ने किया है, तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बैकग्राउंड को देख के पनिशमेंट मिलती थी। तो क्या आप कह सकते हो कि एंशिएंट इंडिया में रूल ऑफ लॉ था? डेफिनेटली नहीं था। लेकिन अगर हम आज देखें तो आज हमें रूल ऑफ लॉ देखने को मिलता है। तो अब ये क्वेश्चन माइंड में रेज होता है कि ये जो रूल ऑफ लॉ इंडिया में आया है ये किसकी देन है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो कुछ लोगों का मानना है कि जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, बट जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, वो इसको डिस्प्यूट करते हैं इस क्लेम को। उनका ऐसा मानना है कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है, और इसके लिए वो दो ग्राउंड्स भी दिए। नंबर 1, कॉलोनियल लॉ वॉज आर्बिट्रेरी। जो कॉलोनियल रूल था या लॉ थे उस समय, जो लॉ बनते थे वो आर्बिट्रेरी होते थे, जैसे कि सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। अब देखिए इसमें क्या है, ये बेसिकली होता है राजद्रोह। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन ये डिफाइन नहीं किया जाएगा कि क्या चीज़ क्रिटिसिज्म मानी जाएगी, क्या चीज़ नहीं मानी जाएगी। तो जिसके पास पावर है, जिसके पास अथॉरिटी है, वो किसी भी ग्राउंड पे आपको अंदर कर सकता है। तो ये हो गया आर्बिट्रेरी लॉ। सिमिलरली आपने देखा होगा रॉवलेट एक्ट, बिना ट्रायल के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद 1919 जलियांवाला बाग मसाकर होता है। तो ये पूरी स्टोरी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और इससे क्या बताया गया है कि जो कॉलोनियल लॉ था वो आर्बिट्रेरी था। तो आप कैसे कह सकते हो कि इन्होंने रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया था? दूसरा पॉइंट क्या है कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फीयर। किस तरह से? मैक्सिमम लोग लॉयर्स थे, गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, अंबेडकर जी हो गए, इन सबको काफ़ी अच्छा नॉलेज था जो लीगल इश्यूज क्या होते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम लोग लॉयर थे, काफ़ी अच्छा नॉलेज इनके पास होता था, ठीक है। तो इन लोगों ने काफ़ी प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फीयर में, इसीलिए ये दो पॉइंट यहाँ पे कहे जाते हैं, ठीक है। देन
इंडियन नेशनलिस्ट बिगन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्ररी यूज ऑफ अथॉरिटी। आपने देखा होगा 1931 कराची सेशन, दो रिजोल्यूशन पास होते हैं, एक था फंडामेंटल राइट्स पे, दूसरा क्या था, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर। तो जो फंडामेंटल राइट्स क्या डिमांड किया गया था, राइट टू इक्वलिटी, हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो काफ़ी सारे राइट्स जो हैं वो डिमांड कर रहे थे एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया, वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ। देखिए पहले लॉ का आइडिया क्या था कि कुछ रूल्स हैं उसको आपको ओबे करना है, आपको उसको फॉलो करना है, जबकि ये चाह रहे थे कि जो लॉ बने उसका अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, जस्टिस, उसका अल्टीमेट एम जस्टिस होना चाहिए, ये इनकी डिमांड थी। और फिर हम देखते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस रूल ऑफ लॉ हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर भी है। क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर भी है, मतलब जो पार्लियामेंट है वो इसको अमेंडमेंट के द्वारा भी हटा नहीं सकती है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जो इसको स्ट्रेंथन करते हैं, कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, उसी के बेसिस पे लॉ वगैरह बनने भी चाहिए। देखिए जो जस्टिस की बात हो रही थी कि किस तरह से लॉ का पर्पस जस्टिस होना चाहिए, उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। इसमें क्या कहा गया कि जो डॉटर्स हैं, जो मदर्स हैं, इवन उनको भी इक्वल शेयर मिलेगा फैमिली प्रॉपर्टी में। ये हमने डिस्कस किया था पिछली एनसीईआरटीज में। तो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट की यहां पे बात हो रही है, तो जस्टिस की यहां पे बात हो रही है। सिमिलरली पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, तो इस सब पे लॉज वगैरह बनाए गए हैं और इनका एम क्या होता है, जस्टिस को प्रोवाइड करना। यहां तक क्लियर है, बढ़े आगे चलिए। अब देखो अगला पॉइंट क्या है कि हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। अगर कोई नया लॉ बनता है तो उसकी शुरुआत कहां से होती है, ये चीज यहां पे अब एक्सप्लेन करी जा रही है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट का रोल है लॉ बनाने का, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है। देखिए इसकी शुरुआत होती है सोसाइटी से। जो सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो एक नए लॉ की नीड को स्वीकारते हैं और उसकी जो डिमांड है वो रेज करते हैं कि हमें एक नया लॉ चाहिए, और उसको एक्सप्लेन किया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के माध्यम से। तो देखिए जो सोसाइटी की नीड्स हैं, जो सोसाइटी की एस्पिरेशंस हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए जो पार्लियामेंट है शुड बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। और देखिए इसीलिए देखिए जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में, तो उनका रोल काफ़ी क्रूशियल, काफ़ी अहम हो जाता है। अगर वो हमारी ग्रीवांसेस को, हमारे इश्यूज को वहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है डेमोक्रेसी का, कोई मतलब नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये समझाया गया है इश्यू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस को लेके। अब देखिए ये कैसे इशू रेज होता है और किस तरह से पार्लियामेंट इस पे लॉ बनाती है, वो पूरा प्रोसेस अब यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, तो देखिए डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, इसका मतलब क्या होता है। देखिए इंजरी बाय एन एडल्ट मेल यूजुअली द हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ। देखिए अक्सर आपने सुना होगा कि जो महिलाएं होती हैं वो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। जो उनके हस्बैंड होते हैं वो उनको काफ़ी टॉर्चर वगैरह करते हैं, मारपीट करते हैं, तो फिजिकली अब्यूज़ करेंगे, वर्बल अब्यूज़ कर सकते हैं, सुना सुना के मार डालेंगे, इकोनॉमिक अब्यूज़, पैसा नहीं देंगे, दहेज की डिमांड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें शामिल होती है डोमेस्टिक वायलेंस में। और फिर इस पे एक्ट बनाए 2005 में। अब एक पूरी स्टोरी बताई गई है कि किस तरह से ये जो लॉ है इसकी नीड सामने आती है और किस तरह से फिर पार्लियामेंट इस पे एक्ट करती है, कौन कौन सी एसोसिएशन है जिनका रोल होता है, और फिर किस तरह से ये एक्ट बनता है। तो देखिए अक्टूबर 2006 का ये न्यूज़पेपर है और इसमें छपा है कि ये जो एक्ट है ये पास हो गया है, और दो लेडी है, एक शाजिया है, एक कुसुम है। देखिए एनसीईआरटी की सबसे खास बात क्या है कि इसमें किस तरह से सोसाइटी में हार्मोनी को दिखाया गया है। एक नेम हिंदू है, एक नेम मुस्लिम है। ठीक है, और यही चीज़ होनी भी चाहिए। तो शाजिया एंड कुसुम ये आपस में बात करें कि कितना बड़ा दिन है वुमेन के लिए, क्योंकि ये जो एक्ट है ये पास हो गया है। ठीक है, ये एक्ट पास हो गया है एंड
इनफैक्ट इट बिगिन विद स्टेब्लिशिंग द नीड फॉर ए न्यू लॉ। तो देखिए सबसे पहले नीड रेज होती है कि हाँ भाई एक नया लॉ बनना चाहिए। अब उसी को एक्सप्लेन किया गया। ये जो दोनों लेडी हैं शाजिया एंड कुसुम, ये एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखती हैं। अब देखिए 1991 का ये पूरा सीन दिखाया गया है। ये रिकॉल कर रही हैं, उनके ऑफिस का पूरा सीन है। दो लेडी इनके पास आ रही हैं। जो फर्स्ट लेडी है वो बोल रही है कि आई नीड एडवाइस। उनका जो हस्बैंड है उनको मारपीट करता है। अभी तक तो उन्होंने किसी को कहा नहीं है, बट अब वो और टॉलरेट नहीं कर सकती है। लेकिन इशू क्या है कि वो कहीं जा भी तो नहीं सकती हैं। दूसरी लेडी है वो बेसिकली कह रही है कि जो उनका बेटा है, जो सन है, और जो उनकी बहू है, डॉटर इन लॉ, वो काफ़ी मारपीट करते हैं। उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनका एक्सेस भी उनके पास नहीं है और वो घर से भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों इशू हैं और ये दोनों इशू हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। अब ये लेडी ये भी कह रही है कि आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू पुलिस। हम पुलिस में नहीं जाना सकते। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायलेंस। अब देखो पुलिस में क्यों नहीं जाना चाहते, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। इसको हम अभी देखेंगे। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन। ठीक है, मुझे घर से बाहर फेंका जाएगा। देखिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैक्सिमम जो वुमेन होती थी उस समय वो कंप्लेंट ही नहीं करती थी, क्योंकि कंप्लेंट करने के बाद क्या होगा, उनको घर से निकाल दिया जाएगा। और अगर उनको घर से निकाल दिया तो फिर करेंगे क्या, कुछ पैसा उनके पास नहीं है, बेटे बेटी को भी छीन लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। और इसी को लेके बहुत सारी वुमेन तो कंप्लेंट ही नहीं करती थी। और देखिए अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज अ क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दिस ऑप्शन। अब वो जो लेडी हैं जिनके ऑफिस में गए थे वो बता रहे हैं कि ये जो आपके साथ वायलेंस हो रहा है इसका प्रोविजन है, लेकिन वो एक क्रिमिनल लॉ है। मतलब उसमें जेल की सजा होगी। किसको, आपके पति को, अगर सब कुछ सही से वैलिडेट हो जाता है तो। और देखिए अगर जेल की सजा हो गई, और मैं आपको बताऊंगा कि 3 साल तक की सजा हो सकती थी, उसके बाद वो पति क्या उस पत्नी को रखेगा? डेफिनेटली नहीं रखेगा, वो निकाल देगा। तो इससे बचने के लिए वो लोग कंप्लेंट ही नहीं करते थे। तो यहां पे बात आती है कि सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ में क्या डिफरेंस होता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। हालांकि जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें इसको और अच्छे से बताया गया है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सिविल लॉ, देखिए इससे पहले जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो ऑफेंस था ये क्रिमिनल ऑफेंस था, ये एक सिविल लॉ की कैटेगरी में नहीं आता था। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए सिविल लॉ में बेसिकली 2 पार्टी के बीच के डिस्प्यूट होते हैं। किस तरह के, जैसे डाइवोर्स हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी का इश्यू हो गया, कस्टडी का इश्यू हो गया। मान लो कि आप किसी कॉलेज में हैं और आप ऑर्गेनाइजर हैं, आपने एक सिंगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हमारे यहाँ पे फेस्टिवल है, आपको आना है, इतनी फीस हम देंगे आपको और आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। अब एक दिन पहले ही वो मना कर देते हैं कि भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगा। तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हो कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेकिन वो बंदा आया ही नहीं, हमें इतना नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये मैटर होते हैं सिविल मैटर्स। और इसमें कोर्ट क्या करेगी, कंपनसेशन दे देगी, कोई जुर्माना लगा देगी, जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए पैसा वैसा बता देगी। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है सिविल लॉ। ठीक है, ये सब चीजें होती है सिविल लॉ। इसमें कंपनसेशन होता है, इसमें रिलीफ दिया जाता है, इसमें कोई जेल की सजा वगैरह नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए सिविल लॉ की डिमांड हो रही है, क्योंकि अगर सिविल लॉ होगा तो पति जेल में नहीं जाएगा, तो वो घर में ही रहेंगी। वो सब बातें आप समझ लो। अब आता है क्रिमिनल लॉ। उसमें क्या होगा, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, ठीक है, रॉबरी हो गया, चोरी डकैती हो गया, ये सब चीजें होती है क्रिमिनल ऑफेंसेस। और ये जो ऑफेंसेस होते हैं ये होते हैं अगेंस्ट द सोसाइटी एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी। तो यहाँ पे स्टेट को एक्ट करना होता है। तो यहाँ पे एफआईआर लिखी जाएगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेंगी, फिर आपका पूरा केस चलेगा, फिर इसमें जेल की सजा भी हो सकती है। ठीक है, और जुर्माना भी हो सकता है। तो ये होता है क्रिमिनल लॉ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो 2005 का एक्ट है, इससे पहले बेसिकली क्या था, इससे पहले सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, उसमें ये चीज डिफाइन की गई थी। और इसमें देखिए क्या था कि इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती थी। इसमें 3 साल की सजा हो सकती थी। और जो महिलाएं थी, जो वाइफ है, वो ऐसा कभी भी
नहीं चाहेंगे। ठीक है, किसी तरह का रिलीफ इसमें नहीं मिलता था, कुछ कंपनसेशन इसमें नहीं मिलता था। ठीक है, तो ये बात हो गई और इसमें काफ़ी डिले भी होता था। तो जितने टाइम तक वो केस खींच रहा है तो वो टाइम मतलब काटना बहुत डिफिकल्ट होता था उस वाइफ के लिए। ठीक है, तो ये पूरा इसका बैकग्राउंड है जो आपको समझना होगा। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब देखिए नीड तो समझ में आ गई कि भाई हमें एक नया लॉ चाहिए। अब ये नीड डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स पे सामने आती है, कुछ पब्लिक फोरम्स होते हैं, वहां पे इस डिमांड को रेज किया जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए 1999 में लॉयर्स कलेक्टिव, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो मिलके क्या करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं और एक ड्राफ्ट बिल तैयार करते हैं। देखिए बिल मतलब किस तरह से ये लॉ बनना चाहिए, उसमें क्या प्रोविजंस होने चाहिए। तो देखिए ये जो डिस्कशन है, डिबेट है, ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जितनी भी डायमेंशन है वो इंक्लूड हो जाती है। जैसे कि द डेफिनेशन शुड इंक्लूड फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल अब्यूज। अब देखिए केवल अगर पार्लियामेंट में ही डिस्कशन हो हो सकता है कि कुछ एक डायमेंशन छूट जाए, केवल फिजिकल आ जाए, सेक्सुअल आ जाए, इमोशनल आ जाए, बाकी छूट जाए। तो जितना वाइड डिस्कशन होगा तो उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो लॉ है वो अच्छा बनेगा, क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म के बारे में आप सोचते हो। इसीलिए आज की डेट में बोलते हैं कि पार्लियामेंट में डिस्कशन डिबेट काफ़ी कम हो रहा है और इसलिए लॉज की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं हो रही है। भले ही थोड़ा डिले हो जाए, बट उसके बाद जो एक्ट बनेगा, जो लॉ बनेगा, वो बहुत ही शानदार एक्ट बनता है। और ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी ये बात रखी थी। ठीक है, तो इसमें अलग अलग डायमेंशन को शामिल किया जा रहा है। अब इसके बाद जो ड्राफ्ट बिल बन गया, अब देखिए जो एक मीटिंग हो रही है उसमें नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन के मेंबर भी शामिल हैं, मिनिस्टर भी शामिल हैं और जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है वो सब वहाँ पे शामिल हैं। और ये डिस्कशन हो रहा है कि भाई इस बिल को जो है पार्लियामेंट में जल्दी से हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ये बात वो लोग कर रहे हैं। इसके बाद न्यूज़ आती है कि 2002 में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है पार्लियामेंट में, लेकिन जिस जो प्रोविजंस इन लोगों ने सजेस्ट किए थे वो प्रोविजंस उसमें शामिल नहीं थे। तो फिर से ये बोलते हैं कि लेट्स हैव ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वहां पे हम फिर से अपनी डिमांड रखेंगे। सेवरल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये मिलते हैं किससे, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। देखिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या काम होता है, इन डेप्थ स्टडी करती है किसी बिल की। ठीक है, इन डेप्थ स्टडी, वो चाहे तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन भी ले सकती हैं। और यही मैटर आज चलता है कि मैक्सिमम बिल ऐसे हैं जो बिना कमिटी के पास भेजे हुए उनको पास कर दिया जा रहा है। कमिटी के पास भेजना मतलब जो आपका डोमेन है वो बढ़ जाता है, आप औरों की भी राय ले सकते हो। तो जो बिल बनेगा वो बहुत ही शानदार बिल बनेगा। और ये सारा मैटर रखा जाता है स्टैंडिंग कमेटी के सामने कि भाई हमारे प्रोविजंस ये थे, ये जो प्रोविजंस आपने बनाए हैं इनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उसके बाद फिर क्या होता है, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो अपनी रिकमेंडेशन देती है राज्यसभा में। ठीक है, और फिर वो बिल पास हो जाता है। 2005 में पार्लियामेंट इसको पास करती है एंड फिर प्रेसिडेंट का असेंट भी इसको मिल जाता है। देखिए प्रेसिडेंट का असेंट बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रेसिडेंट का अप्रूवल या उसका असेंट नहीं होगा तब तक बिल जो है वो एक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, बिल जो है वो एक्ट नहीं बन पाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि पार्लियामेंट के 3 एलिमेंट, नंबर 1 प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। क्लियर है, तो ये पूरी कहानी है कि जिसमें बताया गया है कि किस तरह से जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनका रोल होता है जब कोई बिल बनता है, कोई बिल पास होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसलिए देखिए भले ही डिले हो जाए बट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और देखिए एक सिविल लॉ बनाया है, मतलब इसमें जेल नहीं होगा, इसमें रिलीफ मिलेगा। इसमें आपको जो घर से नहीं निकाला जाएगा, जो आपका शेयर्ड हाउस होल्ड है उससे आपका जो हस्बैंड है वो आपको नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक सिविल लॉ यहाँ पे बनाया गया है जो कि लोगों की डिमांड भी थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस नाउ द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट दिस लॉ इज इंप्लीमेंटेड एंड इन्फोर्स्ड। अब देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे, क्या लॉ बनना सफिशिएंट है, वो सही से इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए, उसके लिए नेसेसरी रिसोर्सेज भी होनी चाहिए। तो देखिए इंडिया में प्रॉब्लम है
कि हमारे यहाँ अच्छे लॉ तो बन जाते हैं बट उनका इम्प्लीमेंटेशन हमेशा इशू रहता है। और ये बात आप लिख सकते हो मेंस में, ठीक है, कि इम्प्लीमेंटेशन सही से होना चाहिए। जो लेटर है, जो स्पिरिट है, उसमें इनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए। अब लिखा हुआ है कि द रोल ऑफ सिटीजन्स इज क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न्स दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉज। तो देखिए, जो सिटीजन्स हैं उनका रोल काफी अहम हो जाता है। तो एक सिटीजन जितना एक्टिव रहेगा, जितना अटेंटिव रहेगा, जितने अच्छे से प्रेशर क्रिएट करेगा गवर्नमेंट के ऊपर, जितने अच्छे से डिमांड करेगा, उतने ही अच्छे से पार्लियामेंट रिस्पॉन्ड करेगी, उतने ही अच्छे से हमारी डेमोक्रेसी रिस्पॉन्ड करेगी, वो स्ट्रेंथन होगी और वाइब्रेंट होगी। तो सिटीजन्स का रोल बहुत ही क्रूशियल है। एंड इसमें मीडिया, न्यूज़पेपर्स, इनका भी रोल काफ़ी अहम होता है। इसलिए देखिए, मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि वो जो कंसर्न है वो ग्राउंड लेवल से कहाँ पहुँचाएगी, पार्लियामेंट तक पहुँचाती है, ठीक है। तो जो आपके इश्यूज हैं, जो आपके ग्रीवांसेज हैं, उनको वहाँ तक कम्युनिकेट करने का काम होता है मीडिया का। तो ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक है अनपॉपुलर एंड कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज। देखिए, कभी कभी ऐसा होगा कि जो लॉ बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है एंड लीगल भी है, ठीक है, बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल टू पीपल बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन जो है वो अनफेयर है। जैसे कि अभी आप देखिए, जो फार्म लॉज बनाए गए हैं, तो जो हमारे फार्मर्स हैं उनका एक सेक्शन उसका विरोध कर रहा है। उनको ऐसा लगता है कि ये अनफेयर एक्ट हैं, हमारे लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। ये उनका ऐसा सोचना है। हैंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, और वो कर भी रहे हैं। एजुटेशन हो रहा है, कैंपेन वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, रैलीज वगैरह हो रही हैं, और वो न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल आ सकते हैं, टीवी का भी वो सपोर्ट ले सकते हैं। इन अ डेमोक्रेसी लाइक अवर्स, सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। देखिए, ये लोगों का अधिकार है, वो कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हमने ही उनको चुना है। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, there is a pressure on the parliament to change it। देखिए, जब लोगों का प्रेशर पड़ता है तब पार्लियामेंट लॉ को चेंज कर सकती है, ठीक है, या फिर वो समझाए कि हमारा इंटेंशन क्या है, जो उनके कंसर्न से उनको सही से एड्रेस करें, और इसके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। और वही चीजें आज की डेट में मिसिंग दिख रही है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। बड़े आगे, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि म्यूनिसिपल लॉज हैं काफ़ी सारे ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। देखिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो सड़क पे अपना काम वगैरह करते हैं, जो सामान वगैरह बेचते हैं, तो उनको इलीगल बताया गया है, क्योंकि वो स्पेसेस का यूज़ करते हैं। जबकि इसके दो व्यूज हैं, ठीक है। जैसे कि जो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो लोगों को इससे असुविधा होती है, ठीक है, वॉकिंग स्पेस आपके पास नहीं रहेगा। दूसरी डायमेंशन क्या है, देखिए, ये तो एक पहलू हो गया, ठीक है, ये चीज़ तो सही है कि स्पेस का इश्यू है, बट दूसरी चीज़ भी तो देखो, ये उनका लाइवलीहुड का मीन्स है, आप कैसे छीन सकते हो। और वो आपको असेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, वो भी कम दाम पे, तो वो चीज़ भी तो जरूरी है ना। तो अगर आप उसको डायरेक्टली इलीगल बता दो तो वो चीज़ भी सही नहीं है। तो आपको एक बैलेंस जजमेंट लेना होगा, आपको एक बैलेंस एक एक्ट बनाना होगा जिसमें दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको आप सॉल्व कर सको, ठीक है। और अगर पार्लियामेंट नहीं कर पा रही है तो कौन करेगा, फिर आता है कोर्ट्स। तो कोर्ट्स देखेंगे कि जो लॉ बनाया गया है क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना है कि नहीं बना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सारे पॉइंट ऑफ व्यू उस लॉ में आने चाहिए। अब देखिए, हमने एक स्टोरी पढ़ी थी रोजा पार्क्स की, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है, और उन्होंने अपनी सीट से उठने को मना कर दिया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक लॉ था, लॉ ऑन सेग्रीगेशन। रेस के बेसिस पे वहाँ पे लॉ बनाए जाते थे, ठीक है, कि जो वाइट रेसेस हैं उनको काफ़ी सारे प्रिविलेज होंगे, जो अफ्रीकन अमेरिकन से उनके पास कम होंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद वहाँ पे एक मूवमेंट चलता है, सिविल राइट्स मूवमेंट, और उससे अल्टीमेटली 64 में वहाँ पे एक्ट बनता है, सिविल राइट्स एक्ट, जो कि रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को मना करता है, ठीक है, प्रोहिबिट करता है। समझ में आ गई ये बात, क्लियर है यहाँ तक।
तो देखिए ये पूरा प्रोसेस होता है लॉ को बनने का, और इसमें देखिए जो सिटीजन्स है उनका रोल काफ़ी क्रूशल होता है। देखिए अक्सर हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोग गए पोलिंग बूथ में और वहाँ हमने अपना वोट दे दिया तो हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन देखिए ये केवल शुरुआत होती है, ये एंड नहीं है, ये हमारे सिटीजन होने की शुरुआत है। क्योंकि हमें कंटिन्यूसली अवेयर होना पड़ेगा, हमें अपनी डिमांड्स को रेज करना होगा, क्योंकि जब तक हम गवर्नमेंट के एक्शन को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे या अगर अच्छा है तो उसको प्रेज नहीं करेंगे, तब तक कुछ ज़्यादा खास होने वाला नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट गलत काम कर रही है तब भी हमें अपनी आवाज़ उठानी है, कोई अच्छा काम करिए तब भी हमें सपोर्ट करना है, और अगर इनएक्टिव है, कुछ कर ही नहीं रही है, तब भी हमें बताना है कि भाई हमारी प्रॉब्लम्स ये हैं, हमारे ग्रीवांसेस ये हैं, उठो जागो और हमारे लिए काम करो, ठीक है। इसलिए सिटीजन्स का रोल बहुत ही अहम होता है। और देखिए लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द एक्सटेंट इन्वॉल्वमेंट एंड एंथुजियाज्म ऑफ द पीपल दैट हेल्प्स पार्लियामेंट परफॉर्म इट्स रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है। तो जब तक लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक पार्लियामेंट डेमोक्रेसी सही से फंक्शन नहीं करेगी। और इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है ये यहीं पे एंड होता है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको आप अटेम्प्ट करो, काफ़ी ब्रॉडली इसको अटेम्प्ट करना कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, उसका कुछ एग्जाम्पल वगैरह आपको देना है, ठीक है। मान के चलो कि आपको 150 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप करिए, थोड़ा गूगल पे सर्च मारिए, लक्ष्मीकांत में देखिए, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है, एंड इसके बाद हम चैप्टर 5 पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।